हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। हम एसएसटी की क्लास कर रहे हैं और सोशल साइंस का 50 नंबर का जो पेपर है उसको कवर अप कर रहे हैं। इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में काफ़ी चीज़ें पेंडिंग है तो हमें करनी है। हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। मैंने इस्लाम धर्म के बारे में आपको बताया, गजनी, गौरी और जो है बिन कासिम के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई। 3-4 ही लोग हैं जो अरब में आए, आक्रमण किए, सोमनाथ मंदिर में लूट वगैरह की, उनके बारे में। आपको किसी भी वंशज के बारे में, किसी भी राजा के बारे में जो कुछ भी बातें मैं बता रही हूँ, उनमें से सिर्फ संस्थापक का नाम, उनकी राजधानी और उन्होंने जो बड़ा कारनामा किया उसकी डेट या उसका जो स्थान है वही आपको रिमेंबर करना है अपने एग्ज़ाम तक। अदरवाइज़ इन सब से बहुत प्रश्न नहीं आया, क्योंकि आप वैसे भी जानते हो कि क्वेश्चंस कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। टाइम पर आइए, पंचुअलिटी के साथ पढ़िए, सीखिए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। कब और किसने राज किया, कौन आया, क्या हुआ, किसके बाद कौन आया, क्या ज़रूरत थी, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। और इसको हम यहाँ पर ओवर भी करेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ के और भी चीज़ों को स्विच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का आपने तराइन के युद्ध के बारे में पढ़ा। पहला और दूसरा युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। अब इसमें कुछ बातें हैं जो रिलेट करती हैं, उन्हीं से वो जानते हैं। ये बहुत ही सिंपल है कि कहते हैं कि 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी में क्रमशः लगातार, मतलब कॉन्टिन्यूस साल दरमियान के अंदर तराइन का पहला और दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तराइन के पहले युद्ध में दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान गौरी को परास्त करता है। मोहम्मद गौरी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वही चीज़ दूसरे खेल में क्या होती है, पलट जाती है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हरा देता है। एक बार वो जीतते हैं, एक बार वो जीतते हैं और अपने साथ फिर उनको कैद करके ले जाता है। इसी प्रकार से दिल्ली की गद्दी अब खाली हो चुकी है, क्योंकि जो वो ड्यूरेशन थी उस पर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की सल्तनत पर गद्दी पर बैठे थे, राजपाट शासन को चला रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी चेंजें हुई। जब वो उनको कैद करके लेके चला गया, वो हार गए, तो प्लेस तो खाली हो गया। तो उस जगह पर किसी को तो बैठना ही बैठना था। आखिर शासन चलाएगा कौन, शासन कौन करेगा, लोगों को कैसे कंट्रोल होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें मतलब इर्द गिर्द सी डगमगाई सी दिख रही थी। तो जब जगह खाली हो गई तो गद्दी पे तो किसी को भाई बैठाया जाएगा। इसके बाद हुआ क्या, अब कहानी का जो एक नया मोड़ है वो कुछ नए तरीके से आता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी जीत गए। मोहम्मद गौरी तो उसको ले के गए भारत प्रदेश में, अपने एक गुलाम को छोड़ गए। मतलब पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ लेके गए, और अपना तो गए ही गए, बंदे ने तो अपना भी गया पृथ्वीराज चौहान को लेकर, लेकिन अपने साथ जा तो गए, जो लेके जाना था वो तो लूट लाट के लेके गया ही, साथ अपना एक चूजा यहाँ पर छोड़ गए। उसके चूजे ही कहेंगे, वो उसका खुद का दास था, वो उसका खुद का पर्सनल गुलाम था। इसीलिए गुलाम वंश की शुरुआत भी हुई। वो अपना एक गुलाम जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस बंदे को संरक्षण में छोड़कर वापस गौर प्रदेश लौट गया। मतलब ये मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश वापस लौट गया और अपने चूजे को यहाँ पर छोड़ गया। इसके बाद हुआ क्या, इसके चूजे ने बहुत सारे कारनामे किए थे। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई और 1206 में वो तो खुद ही मर गया। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, खुद की वंशज चुनाने के लिए कोई भी उनका बंदा नहीं था। ऐसी कंडीशन में मोहम्मद गौरी के द्वारा जो भारत में जीते गए प्रदेश थे उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन बन गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जानता था कि इनका खुद का तो कोई बेटा है नहीं, वंश परंपरा पे कोई चीज़ें है नहीं, जो कुछ भी है कुल मिलाकर मैं भी सर्वोपरि हूँ, मैं भी सर्वसर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब वो मर गया और जहाँ जहाँ पर छोटे छोटे प्रांत, कस्बे, जो कुछ भी चीज़ें हुआ करती थी उस समय, कुतुबुद्दीन ऐबक का वहाँ पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का नाम कभी भी पूछा जाए कहीं पर भी तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद आना चाहिए। और अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आ रहा है तो आपको गुलाम वंश जो है तुरंत याद में आ जाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, मेरे गले में बिल्कुल भी मत जाए, क्योंकि मुझे इसको सही करने में वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और इसी के साथ फिर हुआ क्या कि 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। तो कब हुई? 1206। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुछ 5 राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर 1206 का टाइम था और कई वंशावली आई, रहीं, शासन की,
राजपाट को चलाई, बहुत कुछ देखी, बहुत कुछ तोड़ी, बहुत कुछ नया बनाई। प्रयास अपना सभी ने भरपूर किया और उसमें से कुछ 5 ऐसे थे जो बड़े फेमस हुए, जो अच्छे साबित हुए, जिनका नाम हुआ, इतिहास में नाम दर्ज हुआ। तो उन 5 राजवंशों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये 5 राजवंश कौन कौन से थे वो जानना है। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इन सभी का आपके सिलेबस में SCERT का जो सिलेबस दिया गया है डीएलएड के लिए, उसमें इनका नाम मेंशन है। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और समझते चलेंगे कि इनके बारे में कैसे प्रश्न बनेगा, इनमें से क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, वही हम यहाँ पर जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये जो फेमस 5 राजवंश है, इनमें आखिर ऐसी खासियत क्या है जो इनका नाम दर्ज है। तो सबसे शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश की जो टाइम ड्यूरेशन है 1206 से 1390 ईस्वी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर है। 1206 से लेके 1390 ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका बनेगा गुलाम वंश को लेकर। तो क्योंकि ये आपके आ सकते हैं, ये आपको अतिलघुत्तरी में भी आ सकते हैं, वो दोनों तरीके से। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत के पहले वंश में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? तो 1206 में की थी। तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ डेट का ही बन सकता है और नाम का भी बन सकता है, और या तो आपको वन लाइनर में पूछ सकता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, किस शासक ने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी। ठीक है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, मामलुक, लुक नहीं मामलुक। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है जो बच्चे नहीं ध्यान रखेंगे इसलिए। तो इसको हम मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, जानते थे। मामलुक एक अरबी भाषा का शब्द है। क्या सर? एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है माता पिता से उत्पन्न दास, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। तो ये इसका नाम है, इसीलिए ये यहाँ पर गुलाम वंश के नाम से कुतुबुद्दीन बड़ा फेमस रहा है। आगे बढ़िए, और भी बातें। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने के बावजूद भी स्वयं को मोहम्मद गौरी का गुलाम ही मानता था। वो बंदा, वो जो उसका था, वो मतलब राजपाट का राजा बना मर जाने के बाद, लेकिन खुद को गुलाम दास ही समझता था कि मैं मोहम्मद गौरी का गुलाम या मोहम्मद गौरी का मैं दास ही हूँ। उसके दिमाग की मेंटेलिटी में ये पूरा बैठ चुका था। वो एक अलबारी जाति का तुरुक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक इलबारी जाति का तुरुक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य मोहम्मद गौरी के अन्य 2 गुलाम अलदौज और कुबाचा की ओर से उत्पन्न की जाने वाली चुनौतियां थी। तो मतलब ये था कि उसके और भी जो गुलाम थे उनको चिढ़ हो जाती थी कि इनकी सहायता तो हम भी करते हैं, इनके गुलाम की लिस्ट में तो हम भी आते हैं, तो ये सिर्फ उनको ही क्यों करते हैं। ऐसा होता है ना कि कई सारे लोग रहते हैं तो बाद में बगावत कर जाते हैं, अरे यार ये उसको ऐसा कर दिया, हमको ऐसा नहीं किया। ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो सेम वैसे ही 2 लोग और जो थे वो एक मुसीबत का कांटा बन रहे थे। तो उसने जब जानकारी होती तो हर एक इंसान जो है प्रोटेक्शन के लिए सोचता है, संरक्षण सोचता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो कौन था कौन नहीं था इसको आपको मतलब नहीं रखना। ये तो एक स्टोरी है जो पिक्चर्स के रूप में चल रही है और आप मेरे वॉइस के थ्रू सुन रहे हो। बस ध्यान तो रखना है, जो एग्ज़ाम में आएगा, जो डीलेड में आएगा, वो ये तारीख आएगी, जनाब जी का नाम आएगा, जो 3-4 नाम रखते हैं, कब बनाए, क्यों, मतलब कहाँ पर रहे, क्या किए, यही इतना आपसे पूछा जाएगा। तो इनके जनाब जी के बारे में इतना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, काबिल तो नहीं है बट करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में हमारे आता है। हमारे एग्ज़ाम वाले भी यही सब दे देते हैं, अगड़म बगड़म, ढंग की चीज़ नहीं देंगे। रामायण की एक चौपाई नहीं लिखी हुई कि उसको याद कर लो, और धर्म की कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, भारत देश के बारे में और कुछ अच्छा है, लेकिन ये सारा रामायण बेमतलब का इंक्लूड किया है। हाँ, ये कहो कि हम पढ़ते हैं और इससे हम बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, हाँ एक सेंस में समझ में आए, लेकिन कर ही क्या पाते, कुछ तो नहीं कर पाते। पढ़ लेते हैं बस, कहानी खत्म, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, बस वही सुन के बैठे रहो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सब्जेक्ट में से रिमूव करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। इसको सीखने से कुछ हो नहीं पा रहा है, हर पब्लिक कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, फिलहाल के लिए चलिए, कोई नहीं, जैसा सब पढ़ रहे वैसे हम भी पढ़ेंगे। उसके बाद हुआ क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य आरंभ किया था। ध्यान रखिएगा, उसने दिल्ली में एक मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहे थे। जो मंदिर उस समय बने, क्योंकि ये राजा थे, इनका शासन था, जो मर्जी वो करेंगे, तो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना रहे थे, उनका निर्माण कर रहे थे।
साथ ही साथ इसके अलावा कह सकते हैं कि राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। एक नामक मस्जिद है ये, कोई ऐसा कोई घूमने का स्थान नहीं है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। कुतुब मीनार के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है, ये आपके पेपर में आता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ईजी भी है और पेपर के साथ बहुत सारे और भी एग्जाम में आता है। अब आगे बढ़िए, इनके कुछ शासक जो रहे हैं उनका नाम जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश में सबसे पहले थे 1206 से लेकर 1210। फिर यहाँ पर इल्तुतमिश आए हैं, ये समउद्दीन, पूरा नाम नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इल्तुतमिश आए हैं। इल्तुतमिश जो है 1211 से लेकर 1236 तक रहे। फिर रजिया बेगम आई हैं गुलाम वंश में 36 से लेकर ये 1240 तक रही है। इन लोगों के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं बनता है, कोई भी प्रश्न, यही तारीख बन जाती है, तो तारीख इसलिए मैं इनकी ले ली हूँ। गुलाम वंश के और जो शासक हैं उनके नाम से जो तारीखें हैं, ये तारीखें आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। तो रजिया बेगम का ये रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो मुजाउद्दीन बरहमशाह रहे हैं 1240 से लेकर 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह रहे हैं 1242 से 1246। नरसुद्दीन महमूद रहे हैं 1246 से 66। गयासुद्दीन बलबन रहे हैं, इनका नाम बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों का थोड़ा सा कम आता है लेकिन इनका मल्टीपल चॉइस आता है। 1266 से लेके 1287 तक रहे हैं। उसके बाद ये कैकूबाद आता है। कभी कभी पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम बताए, तो कैकूबाद था। ये टाइम ड्यूरेशन उनकी याद रखिएगा। तो जो चीज़ बोल रही है कि जहाँ पर मल्टीपल चॉइस आएगा वहाँ पर वो चीज़ तुरंत लिख लिया करिए, तो ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने किसके बारे में बताया? गुलाम वंश के बारे में डिटेल में बताया। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जो मैंने अभी तक नहीं किया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा बहुत परेशान नहीं होइए इन सब चीज़ों को लेकर। बुक्स में तो बहुत कुछ दिया है, तो बुक्स में और इसमें यहाँ पे फ़र्क यही था कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या क्या चीज़ें पढ़ लेनी है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा चलते हैं। ये कुछ अलग अलग मंदिर निर्माण वगैरह सभी करवा रहे थे कुछ अपना, तो इस तरीके से कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें इन लोगों ने बनवा रखी थी। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश का टाइम ड्यूरेशन 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा है। ये टाइम ड्यूरेशन आप किसी भी वंश का मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी का भी टाइम ड्यूरेशन नहीं भूलना है, इनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या लिखने को आता है। खिलजी वंश की स्थापना गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर की हत्या की, ये जो कैकूबाद था वही, उसकी हत्या के बाद जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो खिलजी वंश के संस्थापक का नाम क्या है? ये जलाउद्दीन खिलजी। या शुरुआत किसने की थी? जलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी उस समय अनेक मंगोल आक्रमण होते, बहुत सारे आक्रमण वगैरह किए थे, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए थे और इनका सफलतापूर्वक सामना भी किया। मतलब उसमें ये सर्वोपरि जीते भी थे, आगे हार के नहीं आए थे, जीत के ही आए थे। तो मंगोलों के साथ इनकी लड़ाई बहुत हुई थी। ठीक है, बात समझ में आई कि मंगोलों के साथ इनके लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा बड़े मतलब असर पर चल रहे थे। उसके बाद कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की विभिन्न उपलब्धियों में से बाजार नियंत्रण प्रणाली भी एक विशिष्ट उपलब्धि थी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक अलाउद्दीन का चोपड़ा, कुतुब मीनार बनवाया, तो ऐसे इन्होंने एक नियम लाया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। कौन लाया था? अलाउद्दीन। तो ये आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पेपर में डीलेट में आता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लाया, कौन शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। यह वित्तीय और राजस्व की सुधारों के प्रति बहुत गंभीरता दिखाने वाली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने दीवान ए मुस्त खराज नामक एक राजस्व विभाग की भी स्थापना की थी। मतलब बड़ा समझदार था कि कैसे देश चलेगा, कैसे प्रजा चलेगी, कैसे खर्चा होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जो राजस्व विभाग था उसकी भी जानकारी रखना और उसको भी सही तरीके से चलाना इस बंदे को काफ़ी अच्छे से आया करती थी। तो ऐसा नया नया मतलब विभाग बनाए थे। अब इनके शासक कौन कौन से रहे हैं तो देख लीजिए। इनके सुल्तान का नाम जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक रहे। अलाउद्दीन खिलजी 96 से 1316 तक रहे। सिबाउद्दीन उमर जो रहे 1316 तक रहे। इनका शासन पाठ कब रहा होगा? नहीं अच्छे रहे होंगे तो हटा दिया गया होगा। मुबारक खिलजी रहे 1316 से लेकर 1320 तक रहे हैं। उसके बाद खुसरो खान रहे 1320 में। इस तरीके से इन लोगों के राजा बने हैं। तो आप लोग को जो है सारे तो नहीं याद रखने हैं, लेकिन ये जो दोनों हैं इनके दोनों के नाम आपको और इनकी दोनों की तारीखें ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश क्या है? मैं एक में ही आपको सारे बता दूंगी फ्रेंड्स, बार बार छोटे छोटे एक ही क्लास में एक ही लोग के बारे में खूब डिटेल बताओ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, ना याद रहता है और प्रॉब्लम
तो मैं एक में ही आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लासेस इन सब पे नहीं बनाऊँगी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसकी खूब बनाऊँगी। तो जो नॉर्मल नॉर्मल आता है ताकि आप पढ़ के याद कर सकते हो, वो ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। तीसरा है तुगलक वंश, 1320 से 1414। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एकदम पहले ही मिल जाता है हमको। इसने किसान के प्रति उदारता दिखाई थी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बढ़ाई गई भू राजस्व की दर को कम कर, अलाउद्दीन खिलजी ने जो लैंड का टैक्स होता है, जो किसान थे उनका टैक्स बढ़ा दिया था, लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक आया तो उसने उसको कम कर दिया। सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाने वाला सुल्तान यही था। जो नहर वगैरह नहीं थी, आज भी नहर में पानी नहीं आता है, बहुत जगह आता है तो लोग उसे सिंचाई करते हैं। तो जो नहर वगैरह नहीं थी, सिंचाई नहीं हो पाया, अनाज नहीं उपलब्ध होता था, पैदावार ही नहीं होती थी, तो उसके लिए नहर का निर्माण तुगलक वंश ने करवाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। सूफी संत नियामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है। तो मतलब वो एक होता है ना कि मतलब जैसे कोई जीत रहा है, रह रहा है, काम कर रहा है, तो लोग बोलते हैं ना, अरे अभी बहुत दूर के दूर सुहाने होते हैं, बहुत दूर है, तो ऐसा एक बात उसको कही गई थी। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, आगे बढ़िए। उसके बाद हुआ क्या? मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश का अन्य प्रमुख सुल्तान था। जियाउद्दीन बरनी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की 5वीं प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करता है, मतलब उनके बारे में बताता है कि उस समय क्या क्या हुआ करता था। उनके अनुसार मोहम्मद तुगलक ने 1325 से 26 की ईस्वी दोआब क्षेत्र, थोड़ा नाम ध्यान रखेगा, दोआब क्षेत्र में वृद्धि की थी, वहाँ पर मतलब डेवलपमेंट करवाया। और उसने 1327 ईस्वी में देवगिरी की अपनी राजधानी भी बनाया। 1329 ईस्वी में सकेंद्री मुद्रा का बहुत सारी मुद्राएं चलाई, अपनी अलग अलग जगह पर राजधानियाँ बनाई, वर्चस्व किया, बड़ा हुआ, ग्रोथ की, बहुत कुछ किया। ठीक है, आगे बढ़िए और जानते हैं इनके बारे में। फिर ये कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक एक अन्य प्रमुख तुगलक सुल्तान हुआ। उसने स्वयं को आदर्श मुसलमान सिद्ध करने के लिए हर संभव कोशिश भी की थी। इसने पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, वहाँ पर जो है कांगड़ा और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया था, नष्ट भी किया था, बहुत ज़्यादा तक, हद तक किया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। मतलब ये है कि ये मुसलमान थे, तुर्क थे, अलग अलग जाति के थे, और जितना हो सकता था ये हिंदू धर्म को नष्ट करने में लगे हुए थे। अपना प्रचार प्रसार करते थे, एक दूसरे को मारते काटते थे, क्रोध करते थे, यही सारी चीज़ें इन लोगों की चल रही थी। आपको इनकी राजधानी और किस वंश से ये आ रहे हैं, क्या नया बना रहे हैं, कुछ नया, तो वही आपको याद रखना होगा। बाकी इनसे प्रश्न बहुत नहीं आते। इनके अगर शासक की बात कर लेते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी इनकी जो तारीख है ये ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक की भी तारीख आपको याद रखनी है, ठीक है। और तुगलक खान का तो उतना नहीं आता, लेकिन इन तीनों का जो ऊपर का नाम है वो आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये देखिए और भी आ जाते हैं, बाबू बरक शाह, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आता है। महमूद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये इनके सबके सब क्या है, सुल्तान है। नरसुद्दीन महमूद, तो ये आपके जैसे इनके मतलब इनके रहे हैं, तुगलक वंश के सुल्तान रहे हैं, इनके नाम की लिस्ट है। तो ध्यान रखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों तारीखें इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप याद करिए, आपको याद करना होगा, आप याद करना आप शुरू भी करिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। बात कर लेते हैं सैयद वंश की, 1414 से लेकर 51 ईस्वी तक। अब ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही हमें मिल जाता है। किसने किया था? खिज्र खान ने। उसने रियायत ए, देखो इनका नाम बड़ा अजीब होता है, रियायत ए आला की उपाधि, ठीक है, देखो रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। ढेर सारी इनकी उपाधियां हैं, जो मर्जी होती थी वही ले लेते थे, हमें लगता है ये। अन्य सैयद वंशी शासक मुबारक शाह ने अहिया बिन सर हिंदी नामक लेख को संरक्षण प्रदान किया था। मतलब संरक्षण लिखते थे लेख वगैरह, तो उसको संरक्षण दे देते कि हाँ मेरी मोहर वगैरह हो जाया करती थी। इस लेखक ने तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। तो अलग अलग जैसे होता है राज दरबारी कवि किसी के वंश में ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा चीज़ों के बारे में लिखते हैं, जब उनको पढ़ते हैं तो हमें उस वंश के बारे में जो जो चीज़ें होती हैं सब हमें पता चलती है। इनके भी राजा का नाम देख लो, तो खिज्र खां है, इनका तारीख आपको याद रखना होगा। मुबारक शाह है, इनकी तारीख आपको याद रखनी होगी, क्या पता आपसे क्वेश्चन बन ही रहा है। महमूद शाह हैं और आलम शाह हैं। तो इस तरीके से इनके शासकों की यह लिस्ट रही। तो ये मैंने इनका छोटा सा था इसलिए बहुत छोटा ही बताया। जो चीज़ें सिर्फ थोड़ी बहुत आती हैं या कई सालों बाद आई है तो वो उसमें छोटा सा ही देखेंगे। बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है लोधी वंश, 1451 से 1526। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल जाएगा।
बहलोल लोदी एक अफगान था। कौन था? एक अफगानी था। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान देव बना था। अफगान लोग जो कंट्रोल किए थे वो लोदी वंश पहले थे। इसके बाद सिकंदर लोदी शासक बना। सिकंदर लोदी ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को बहुत ही मजबूत किया। इसके पास गुप्तचर वाली जो रॉ एजेंट टाइप की एजेंसी थी वो उसके पास बहुत बड़ी थी, और वह गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता भी था। कौन? कौन? बहलोल लोदी लिखता भी, सिकंदर लोदी लिखता भी था। और उसके बाद है गुलरुखी, किसने लिखी? सिकंदर की। तो गुलरुखी किसकी है? सिकंदर की। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है। सिकंदर लोदी ने भूमि में पैमाइशी गंजे सिकंदरी नामक माप का भी आरंभ किया था, कि भूमि का मेजरमेंट वगैरह के लिए अलग अलग नपना भी बनाया था। तो ये सिकंदर लोदी और लोदी वंश के बारे में। इसमें एक नाम और भी बड़ा फेमस है, वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो ये प्रश्न आपको आता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। 1517 से लेकर 1800 ईस्वी मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ लड़ गए घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की मतलब राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई थी। मेवाड़ के थे। सॉरी, मेरा गला बहुत बैठ गया है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी क्लास कर रही हूँ तो आप लोग पढ़ लीजिए। तो राणा सांगा के साथ क्या हुआ? लड़ाई हुई और इब्राहिम लोदी हार गए। इसके बाद 1526 में इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और युद्ध मैदान में भी मारा गया। बाबर के साथ लड़ाई हुई, जो कि आप ये डिटेल थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे। और युद्ध मैदान में ही मरने के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला और एकमात्र ही सुल्तान था। तो ये आपको प्रश्न भी बनता है, तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इनमें बहलोल लोदी का टाइम ड्यूरेशन 1451 से लेके तो ये आपका 89 तक है। तो थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है सिकंदर लोदी की, तो इनकी भी जो डेट है ये आपको याद रखनी। इब्राहिम लोदी की जो डेट है वो आपको याद रखनी है। अलग अलग प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास करना चाहेंगे ओवर, और जितना दिल्ली सल्तनत का वंश और ये पांचों का मैंने आपको बता दिया, मैं इसके ऊपर एक भी और एक्स्ट्रा क्लास नहीं करूँगी। अब डायरेक्ट मैं इसके ऊपर जो कुछ भी होगा आपको क्वेश्चन करवाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, तो हम डिटेल में उतना नहीं घुसेंगे। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जितने इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर की जा रही, बताई जा रही, आपके इंग्लिश, मैथ, हिंदी जितने भी सारे सब्जेक्ट, सबकी क्लास जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। आप सभी से जो बच्चे प्राइम मेंबरशिप ले रहे हैं उसमें मोस्टली बैक वाले बच्चे होंगे, जिनकी बैक लगी थी थर्ड सेमेस्टर में लगी हुई है, मतलब जो आपके सीनियर्स रहे वो भी बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग जो बच्चे शुरुआत से पढ़ा थे वो क्लास नहीं लिए, उनकी छूट गई है, एग्ज़ाम के बाद से मतलब रिजल्ट आने के बाद से देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो भी बच्चे जो है ज़्यादातर ज्वाइन कर रहे हैं। जिनकी मैथ बहुत वीक है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो क्लास आपकी सुबह चलती है, मैं लाइव ले रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, 1 घंटे की क्लास कर रही हूँ। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको 1 महीने आराम से उसमें क्लासेस होगी। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक वो क्लासेस आपके लिए स्पेशली चलेगी। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।